गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में बेटा हमने चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट कर लिया था किरण प्रकाशिकी, और अब आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 12 तरंग प्रकाशिकी, प्रकाश की प्रकृति की बात करेंगे हम। ठीक है ना, तरंग प्रकाशिकी या प्रकाश की प्रकृति चैप्टर का नाम है। और ये वाला चैप्टर और इससे पिछले वाला चैप्टर मिला के 9 नंबर के क्वेश्चन, इसमें से बड़ा क्वेश्चन जरूर आता है। तो इसमें भी कुछ पोर्शन हटा हुआ है लास्ट में, ध्रुवण, वो टॉपिक हम डिस्कस नहीं करेंगे, तो इसमें से तो लास्ट में से हटाया, इससे ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब हम बात करें तरंग प्रकाशिकी। देखो जो प्रकाश होता है बेटा, प्रकाश को अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग बताया, प्रकाश के बारे में अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग बताया, अलग अलग अवधारणाएं दी। सबसे पहले हाइगन नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश को तरंग के रूप में माना। प्रकाश को किसके रूप में माना? तरंग के रूप में। जब किसी प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश निकलता है, प्रकाश बाहर आता है, वो तरंग के रूप में होता है। उसने ऐसा माना कि वो तरंग के रूप में होता है। जब किसी माध्यम से प्रकाश संचरित होता है तो वो तरंग के रूप में संचरित होता है। उसके बाद आइंस्टीन और प्लैंक वैज्ञानिकों ने उसको नहीं माना कि भैया नहीं, तरंग के रूप में नहीं होता है, प्रकाश तो कणों के रूप में होता है। प्रकाश तो किसके रूप में होता है? कणों का रूप होता है। प्रकाश एक कणों का रूप है जो माध्यम में संचरित होते हैं। ठीक है। तीसरा जो वैज्ञानिक आ गया डी ब्रॉगली, उसने बोला कि आप दोनों लड़ो मत, प्रकाश तरंग रूप में भी होता है और कण के रूप में भी होता है। वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो उसने माना कि जो है ना, प्रकाश तरंग के रूप में भी होता है और कण के रूप में भी होता है। ठीक है ना, और दोनों की व्याख्या करके बताइए। ठीक, अब हम बात करेंगे इस चैप्टर में प्रकाश तरंग, मतलब हम प्रकाश को तरंग के रूप में मानेंगे। प्रकाश को किसके रूप में मानेंगे? तरंग के रूप में, कि जब प्रकाश किसी माध्यम में संचरित होता है तो तरंग के रूप में गति करता है। ठीक है ना। और तरंग के बारे में आपने थोड़ा सा 11वीं क्लास में जो हमने पढ़ी थी, वेव, 11वीं क्लास में चैप्टर था हमारा तरंग प्रकाश, तरंग के नाम से। ठीक है ना, वेव के नाम से। तो उसमें हमने प्रकाश के बारे में पढ़ा कि जो तरंग होती है उसका आवर्तकाल, आवर्ती, तरंग दैर्ध्य, ये सारी चीजें हमें ध्यान है, इसलिए हम उनको दोबारा से डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है। तो इसका जो पहला टॉपिक है हमारा तरंग प्रकाशिकी का, तरंगाग्र, उसके बारे में हम बात करते हैं कि तरंगाग्र क्या होता है। तरंगाग्र, प्रकाश तरंगाग्र, वेव फ्रंट, अंग्रेजी बोलते हैं इसको वेव फ्रंट, तरंगाग्र, तरंगाग्र, तरंगाग्र। ठीक है, वेव फ्रंट। ठीक है, इसको परिभाषित कैसे करते हैं? जैसे हमने बोला कि कोई भी प्रकाश स्रोत होता है, उससे प्रकाश तरंगों के रूप में बाहर निकलता है। तो जो माध्यम के कण है, उस प्रकाश स्रोत के आसपास जो माध्यम के कण अगर समान कला में संचरित होते हैं तो उस जो वहां पे जो अपना पथ बनता है उसको तरंगाग्र कहते हैं। यदि प्रकाश किसी माध्यम में संचरित होता है तो प्रकाश के कण समान कला में संचरित हो या समान कला में गति करें तो उसे हम बोलते हैं तरंगाग्र। वो काल्पनिक होता है। जब प्रकाश किसी माध्यम में, जब प्रकाश किसी माध्यम में, जब प्रकाश किसी माध्यम में संचरित होता है, या स्रोत से जो प्रकाश निकलता है संचरित होता है, जब प्रकाश किसी माध्यम में संचरित होता है तो माध्यम के कण समान कला में, माध्यम के कण भी समान कंपन करते हैं, तो माध्यम के कण समान कला में कंपन करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं। जब प्रकाश किसी माध्यम में संचरित होता है तो माध्यम के कण समान कला में कंपन करने लगे तो उसे तरंगाग्र कहते हैं, उसे तरंगाग्र कहते हैं, वेव फ्रंट। जब माध्यम के कण समान कला में संचरित हो या समान कला में कंपन करने लगे, ठीक है ना, या उसका एक बिंदु पथ बोलते हैं उसको, लॉकस। ठीक है, तो उसे हम तरंगाग्र कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं तरंगाग्र के प्रकार। पहला जो प्रकार है वो है गोलीय तरंगाग्र, गोलीय तरंगाग्र, गोलीय तरंगाग्र। गोलीय तरंगाग्र किसी बिंदु स्रोत से बनता है। जैसे मान लो एक बिंदु स्रोत है प्रकाश का आपका,
ठीक है। इसके चारों ओर ये जो आपका काल्पनिक पथ है इसको अपन बोलते हैं गोलीय तरंगाग्र। प्रकाश किरण ऐसे निकलेंगे, इस दिशा में संचरित होंगी सभी दिशाओं में, ठीक है। तो बिंदु स्रोत के कारण जो तरंगाग्र बनता है उसे गोलीय तरंगाग्र कहते हैं। ये आपका क्या होगा बेटा, गोलीय तरंगाग्र। इसे हम बोलेंगे गोलीय तरंगाग्र, गोलीय तरंगाग्र, ठीक है। इस तरह से लिखिए तरंगाग्र। ये आपका बिंदुवत प्रकाश स्रोत है, बिंदु प्रकाश स्रोत, बिंदु प्रकाश स्रोत। और ये जो है ना वो प्रकाश तरंग संचरण की दिशा, ये प्रकाश किरणें हैं, ठीक है ना, वो हमेशा गोलीय तरंगाग्र के लंबवत होंगी, गोलीय तरंगाग्र के लंबवत होती है। तो ये आपकी क्या है, प्रकाश किरणें, ठीक है ना, ये आपकी क्या है, प्रकाश किरणें, जो हमेशा तरंगाग्र के लंबवत होती है। तो अब गोलीय तरंगाग्र को परिभाषित कैसे करोगे, किसी बिंदुवत स्रोत के कारण, किसी बिंदुवत स्रोत के कारण बनने वाला तरंगाग्र गोलीय तरंगाग्र कहलाता है। किसी बिंदुवत स्रोत के कारण जो तरंगाग्र बनता है उसे गोलीय तरंगाग्र कहते हैं, ठीक है। तो हम उसको परिभाषित कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, किसी बिंदु स्रोत के कारण, किसी बिंदु स्रोत के कारण, स्रोत के कारण बनने वाला, बिंदु स्रोत के कारण बनने वाला तरंगाग्र, तरंगाग्र गोलीय तरंगाग्र कहलाता है, गोलीय तरंगाग्र कहलाता है। गोलीय तरंगाग्र कहलाता है, ठीक है, बिंदु स्रोत के कारण। इस तरह से बनेगी। दूसरा होता है बेटा बेलनाकार, ठीक है ना, सिंपल है, बेलनाकार तरंगाग्र, बेलनाकार तरंगाग्र रेखीय स्रोत के कारण जो तरंगाग्र बनता है, रेखीय स्रोत के कारण, रेखीय स्रोत के कारण जो तरंगाग्र बनता है उसे बेलनाकार तरंगाग्र कहते हैं, उसे बेलनाकार तरंगाग्र कहते हैं। ठीक है ना, लीनियर सोर्स के कारण। तो देखो कैसे बनता है, मान लो आप ट्यूबलाइट की बात करते हो बेटा, ट्यूबलाइट जो है वो बेलनाकार जो है वो तरंग स्रोत होता है, ठीक है ना, बेलनाकार होता है, इस तरह से रेखीय होती है, ठीक है। इसके कारण जो तरंगाग्र बनेगा अपना वो बेलनाकार तरंगाग्र कहलाएगा। इस तरह से बनाना है। वेवफ्रंट, ये तरंगे जो संचरित हो रही है इसको बोलते हैं बेलनाकार तरंगाग्र, बेलनाकार तरंगाग्र। और ये आपका रेखीय स्रोत है, लाइट। और ये जो आपने दिखाई है ना वो तरंगाग्र के लंबवत तरंग संचरण की दिशा, जो तरंगे संचरित हो रही है ना वो इस बेलनाकार तरंगाग्र के लंबवत होती हैं। तो आपकी किरणें हैं, प्रकाश किरणें ऐसे, ठीक है ना, तो वो इस तरह से फैल रही। इस टाइप का जो होता है उसे हम बोलते हैं बेलनाकार तरंगाग्र, उसे हम बोलते हैं बेटा बेलनाकार तरंगाग्र। और तीसरा जो प्रकार है इसका, उसको बोला जाता है समतल तरंगाग्र, प्लेन वेव फ्रंट, समतल तरंगाग्र। वो इन्हीं दोनों प्रकाश स्रोत से बनता है। यदि बिंदु प्रकाश स्रोत और रेखीय प्रकाश स्रोत से दूर जो हमारा तरंगाग्र बनता है उसे बोलते हैं समतल तरंगाग्र। तीसरा जो प्रकार है समतल तरंगाग्र, समतल
तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र, ठीक है ना, वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। तो बिंदुवत प्रकाश स्रोत व बेलनाकार प्रकाश स्रोत से दूर बनने वाला, बेलनाकार हो या बिंदुवत प्रकाश स्रोत हो, इनसे जो दूर बनता है, काफी दूर, स्रोत से काफी दूर जो तरंगाग्र होता है वो अपने आप समतल तरंगाग्र बनता है। इसको हम बोलते हैं समतल तरंगाग्र। दूर बनने वाला तरंगाग्र समतल तरंगाग्र कहलाता है, समतल तरंगाग्र कहलाता है। प्रकाश स्रोत दूर हो, चाहे वो बिंदुवत हो चाहे रेखीय प्रकाश स्रोत हो, अगर उससे हम दूर बनाते हैं तो वो कैसा तरंगाग्र होता है? समतल तरंगाग्र। ठीक है, तो जैसे इसको हम देखें ऐसे बनता है, ठीक है ना, दूर से जो प्रकाश तरंगे ऐसे निकल रही है उससे, ठीक है ना, प्रकाश किरणों की दिशा ये और इसका जो तल है वो इनके लंबवत होगा, तो ये हमारा होगा समतल तरंगाग्र। इसको हम बोलेंगे समतल तरंगाग्र, इसको हम बोलते हैं प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, तो तीन प्रकार के हमने तरंगाग्र की बात कर ली। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, चैप्टर में जो पहला कॉन्सेप्ट या पहला टॉपिक है हम वेव फ्रंट की बात करेंगे, तरंगाग्र की। वैसे सोचो तरंगों का एक समूह है हुआ, जब आपका प्रकाश किसी माध्यम में संचरित होता है, जब प्रकाश किसी माध्यम में संचित होता है तो माध्यम के कण समान कला में कंपन करने लगे, इससे जो हमारा तरंगों का जो समूह है या जो कणों का एक बिंदुपथ है, उन कणों का एक बिंदुपथ होता है, उसे हम बोलते हैं तरंगाग्र। तीन प्रकार के हम पढ़ते हैं, बिंदुवत तरंगाग्र, बेलनाकार तरंगाग्र और तीसरा हमारा समतल तरंगाग्र। बिंदुवत तरंगाग्र बिंदु स्रोत के कारण बनता है, बिंदु स्रोत के चारों ओर वो काल्पनिक पथ, ठीक है ना, जो हमारा होता है उसको बिंदु तरंगाग्र कहेंगे। ठीक है, और वो जरूरी नहीं एक, वो कई सारे बन सकते हैं, और अगर उस स्रोत से ज्यादा दूर पे जाएंगे तो फिर हमारा समतल तरंगाग्र इस तरह से बनता है। ठीक है, तो उसमें तरंग संचरण की दिशा जो है तरंगाग्र के लंबवत होती है, जो हमारा जो पथ होगा उसके लंबवत होती है। दूसरा हमने जो बेलनाकार तरंगाग्र की बात करी तो उसके लिए रेखीय स्रोत चाहिए। रेखीय स्रोत के कारण, जैसे ट्यूबलाइट याद रखो, ठीक है ना, बिंदुवत वाले के लिए आप लेजर लाइट याद रखो, लेजर लाइट से जो तरंगाग्र बनता है वो बिंदुवत तरंगाग्र होता है, और जो ट्यूबलाइट से तरंगाग्र बनता है, इस तरह से रेखीय स्रोत से जो तरंगाग्र बनता है वो कैसा होता है बेटा? बेलनाकार तरंगाग्र। ठीक है, तो अब देखो इसमें जो प्रकाश संचरित होगा वो ऐसे है, इस तरह से दिखाएंगे, ये जो काल्पनिक पथ है इसको बेलनाकार तरंगाग्र बोलेंगे, और जो प्रकाश किरणें इससे संचरित होंगी वो इस बेलनाकार तरंगाग्र के लंबवत होंगी, वो इसके क्या होती है बेटा? लंबवत। तो इस तरह से हमने ये टॉपिक डिस्कस कर लिया तरंगाग्र। अब हम बात करेंगे द्वितीयक तरंगिकाओं की, द्वितीयक तरंगिकाओं की। आपको पता है कि हाइगन ने ये माना कि जो प्रकाश है वो तरंग के रूप में गति करता है। हाइगन ने क्या माना कि प्रकाश तरंग के रूप में गति करता है, या प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। ठीक है, तरंग के रूप में होता है, तरंग के फॉर्म में होता है, जनरल बात उसने बताई। अब अगर द्वितीयक तरंगिकाओं की बात करें, जैसे देखो जनरल कोई भी आपका तरंगाग्र है, चाहे वो बिंदुवत तरंगाग्र है, चाहे वो बेलनाकार है, चाहे वो समतल तरंगाग्र है, जो समतल तरंगाग्र है या बिंदुवत या बेलनाकार तरंगाग्र, उस तरंगाग्र के ऊपर जो कण होते हैं वो क्या करते हैं? प्राथमिक जो तरंगाग्र आपने बनाया है उससे प्रकाश को अवशोषित करके, और वो कण भी क्या करने लगते हैं, उस माध्यम के कण भी क्या करने लगते हैं? कंपन करने लगते हैं, और माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं और वो भी तरंगे उत्सर्जित करने लगते हैं। पहले वो प्रकाश को अवशोषित करेंगे फिर उत्सर्जित करेंगे, तो उससे जो उत्सर्जन के बाद जो दूसरा तरंगाग्र बनता है उसको द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। ठीक है ना, जो दूसरी हमारी उससे जो तरंगे निकलेंगे उसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी वेव फ्रंट, द्वितीयक तरंगिकाएं या द्वितीयक तरंगाग्र। ठीक है ना, तो अगला टॉपिक है आपका द्वितीयक, सेकेंडरी वेव फ्रंट, द्वितीयक
द्वितीयक तरंगाग्र, सेकेंडरी वेव फ्रंट या वेवलेट। सेकेंडरी वेव फ्रंट या वेवलेट, जब प्रकाश किसी माध्यम में संचरित होता है तो माध्यम के कण प्रकाश को अवशोषित करके फिर वो एक तरह से तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करते हैं। माध्यम के कण प्रकाश को अवशोषित कर, प्रकाश को क्या कर लेते हैं, वो अवशोषित कर लेते हैं। अवशोषित कर एक नए प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करने लगते हैं। नए प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करने लगते हैं। जब प्रकाश किसी माध्यम में संचरित होता है तो माध्यम के कण प्रकाश को अवशोषित कर एक नए प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करने लगते हैं, तथा उससे जो तरंगाग्र बनता है उसे हम बोलते हैं द्वितीयक तरंगाग्र। तथा इनसे जो तरंगाग्र बनता है उसे द्वितीयक तरंगाग्र कहते हैं। ठीक है ना, वो एक स्रोत की भांति व्यवहार करने लगे कण, बिंदु स्रोत के जैसे, तो उससे जो तरंगाग्र बनेगा वो बिंदुवत ही होगा। ठीक है, बिंदुवत तरंगाग्र, उसे द्वितीयक तरंगाग्र कहते हैं। सेकेंडरी वेव फ्रंट। अब हाइगन के सिद्धांत द्वारा द्वितीयक तरंगाग्र की व्याख्या, हमारा टॉपिक होगा हाइगन के सिद्धांत द्वारा द्वितीयक तरंगाग्र की व्याख्या। हाइगन ने क्या बताया इसके लिए? हाइगन के सिद्धांत द्वारा या हाइगन का सिद्धांत, हाइगन साइंटिस्ट था, उसने क्या बताया इस तरंगाग्र के बारे में, या द्वितीयक तरंगाग्र को कैसे बनाया? हाइगन का सिद्धांत, ठीक है ना, क्या चीज बताई थी उसने, या द्वितीयक तरंगाग्र की व्याख्या करी? तो उसने पहली चीज तो ये बताई कि जब प्रकाश किसी माध्यम में संचरित होता है तो माध्यम के कण समान कला में कंपन करने लगते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, तरंगाग्र कहते हैं। पहला पॉइंट तो उसने बोला, आपको यही लिखना है हाइगन्स के सिद्धांत में कि जब प्रकाश किसी माध्यम में संचरित होता है तो माध्यम के कण समान कला में कंपन करने लगते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, तरंगाग्र। अब वो जो कंपन जो कण कर रहे हैं, जो कंपन कर रहे हैं कण, वो प्रकाश को अवशोषित करके एक प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करते हैं, और उससे जो दूसरा हमारा तरंगाग्र बनता है उसे हम बोलते हैं द्वितीयक तरंगाग्र। उसे हम क्या बोलते हैं, द्वितीयक तरंगाग्र। जैसे देखो मैं समझाता हूँ, मान लो आपके पास एक बिंदुवत प्रकाश स्रोत है, बिंदुवत प्रकाश स्रोत है, तो इसका जो तरंगाग्र होगा वो कैसा होगा, गोलीय तरंगाग्र। इस तरह से दिखाओगे। मान लो इससे कोई प्रकाश इस दिशा में संचरित होता है, ये तरंग संचरण की दिशा है, तरंग संचरण की दिशा, ठीक है। इस दिशा में कोई तरंग संचरित हो रही है, ये बिंदुवत प्रकाश स्रोत है। आपका क्या है, बिंदुवत प्रकाश स्रोत, ये आपका बिंदुवत प्रकाश स्रोत है बेटा, ठीक है ना, लेजर लाइट ऐसा समझ सकते हैं। तो इससे जो प्रकाश निकला इसके माध्यम के कण कंपन करने लगे, और कंपन करने के बाद यहाँ पे भी जो है ना प्रकाश तरंगाग्र बना। तो मान लो कि मैं ऐसे बोलूं कि इस तरह से गोलीय तरंगाग्र बना, इस तरह से गोलीय तरंगाग्र बना,
ऐसे इस तरह से अपना गोलीय तरंगाग्र करेगा। ठीक है ना, ये 1 2 3 4 5 इसको AB से निर्देशित किया। ये जो गोलीय तरंगाग्र बना वो AB, क्योंकि यहाँ पे जो माध्यम के कण है वो कंपन करेंगे और वो एक गोलीय तरंगाग्र की भांति व्यवहार करेंगे। ये सब गोलीय तरंगाग्र की भांति व्यवहार करेंगे, ये सब गोलीय तरंगाग्र है। ठीक है ना, और इनको बोलेंगे AB को प्राथमिक तरंगाग्र। AB क्या है हमारा? प्राथमिक तरंगाग्र। AB जो है वो प्राथमिक, पहला जो तरंगाग्र प्राइमरी वेव फ्रंट। ये जो प्राथमिक तरंगाग्र है इसके बाह्य जो भाग है ये वाला, इसको स्पर्श करते हुए हमने एक रेखा खींची, इसको निर्देशित किया A' B' से, और ये जो A' B' है वो होती है हमारा द्वितीयक तरंगाग्र या द्वितीयक तरंगिकाएं। इसको हम बोलते हैं द्वितीयक तरंगाग्र, सेकेंडरी वेव फ्रंट। A' B' जो है वो आपका द्वितीयक तरंगाग्र। हम अंदर भी खींच सकते हैं, स्पर्श रखेंगे, और इसको बोला गया A'' B'। ये तो हो गया अग्र, आगे वाला तरंग संचरण की दिशा में, और ये तरंग संचरण के विपरीत दिशा में, इसको बोलते हैं पश्चिम द्वितीयक तरंगाग्र। A'' B' जो है आपका A'' B', पश्चिम पहले, इसको बोलेंगे अग्र, पश्चिम द्वितीयक तरंगाग्र, पश्चिम द्वितीयक तरंगाग्र। ये वाला हाइगन ने इसको नहीं माना था, उसने बोला था कि पश्चिम तरंगाग्र को उसने कैंसिल कर दिया था, उसको नहीं माना था, क्योंकि तरंग संचरण की दिशा में जो तरंगाग्र बनता है वही हमारा द्वितीयक तरंगाग्र होगा, तो इसको नहीं माना गया है। तो अब उसके बाद में जैसे मान लो हम प्रकाश स्रोत से काफी दूर चले गए तो आपका जो तरंगाग्र है वो हम कैसा दिखाएंगे? समतल तरंगाग्र। इस तरह से वो कैसे दिखाएंगे अपन? समतल, ऐसा। AB तो आपका प्राथमिक तरंगाग्र हो गया, इसको स्पर्श करता हुआ द्वितीयक तरंगाग्र। A' B' आपका क्या हो गया? द्वितीयक तरंगाग्र। और ये जो है A'' B' पश्चिम तरंगाग्र, इसको माना ही नहीं था हाइगन ने, इसकी व्याख्या नहीं करी थी तरंगाग्र ने, हाइगन ने पश्चिम तरंगाग्र, पश्चिम द्वितीयक तरंगाग्र की व्याख्या नहीं करी, क्योंकि उसने ऐसा माना कि जो हमारा तरंगाग्र बनता है वो तरंग संचरण की दिशा में ही बनता है। जो तरंग संचरण की दिशा में बनता है उसे ही हम वेव फ्रंट बोलेंगे, उसके जो पीछे बनता है उसको वेव फ्रंट नहीं माना उसने, उसको द्वितीयक तरंगाग्र की उसने व्याख्या नहीं करी थी। तो इस तरह से बेटा हाइगन ने जो बनाया था, एक बिंदुवत प्रकाश स्रोत लिया, बिंदुवत प्रकाश स्रोत से हमारा गोलीय तरंगाग्र बना। मान लो इस दिशा में कोई प्रकाश तरंग संचरित हो रही है, तो माध्यम के कण इधर कंपन करने लगेंगे, माध्यम के कण कंपन करेंगे, तो ये जो AB है वो तो हमारा हो गया प्राथमिक तरंगाग्र। AB तो हमारा क्या हो गया? प्राथमिक तरंगाग्र। और इस प्राथमिक तरंगाग्र जो गोलीय बना अपना, किस टाइप का बनेगा? गोलीय तरंगाग्र। इसको स्पर्श करता हुआ ये काल्पनिक जो पथ है उसको बोला जाता है द्वितीयक तरंगाग्र, अग्र द्वितीयक तरंगाग्र, और ये वाला आपका पश्चिम द्वितीयक तरंगाग्र। जैसे जैसे अपन स्रोत से दूर जाएंगे तो हमारा तरंगाग्र कैसा हो जाएगा? समतल तरंगाग्र के रूप में हम ऐसा दिखाएंगे उसको, ये हमारा अग्र होगा और ये हमारा पश्चिम होगा। ठीक है ना, तो ये हाइगन ने बताया। हाइगन ने द्वितीयक तरंगाग्र के, या मैं बोलूं पश्चिम तरंगाग्र, पश्चिम द्वितीयक तरंगाग्र की व्याख्या क्यों नहीं की थी? उसने ऐसा माना था कि जो हमारा तरंगाग्र बनता है वो तरंग संचरण की दिशा में ही बनता है, इसलिए जो पश्चिम वाला उसकी व्याख्या नहीं करी उसने। ठीक है, अब देखो हाइगन्स के सिद्धांत को आपने अच्छे से समझ लिया। अब मेरा टॉपिक है कि हाइगन के सिद्धांत द्वारा परावर्तन व अपवर्तन के नियम की व्याख्या। ठीक है ना, यहां से क्वेश्चन बनेगा। अभी तक जो पढ़ा है उसमें से 1 नंबर के क्वेश्चन बन सकता है कि हाइगन के सिद्धांत पूछ ले आपसे। ठीक है ना, इस तरह से लिखना है सारा कॉन्सेप्ट, या फिर आपसे वो वेव फ्रंट तरंगाग्र की परिभाषा और उसके प्रकार पूछना। चलो अब अपना नया टॉपिक हाइगन के सिद्धांत द्वारा, हाइगन के सिद्धांत द्वारा प्रकाश का परावर्तन के नियम की व्याख्या। हाइगन के सिद्धांत द्वारा प्रकाश का परावर्तन।
के सिद्धांत द्वारा परावर्तन के नियम की व्याख्या। परावर्तन का नियम, कौन आई बराबर कौन आर, ठीक है ना। परावर्तन का नियम हम पढ़ने वाले, ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ये एग्जाम में पूछा हुआ है। हाइगन के सिद्धांत द्वारा परावर्तन का नियम, ठीक है। परावर्तन के लिए हमारे पास जो सतह है वो परावर्तक सतह होनी चाहिए। तो हमने देखो एक परावर्तक सतह की बात करी कि मान लो हमारे पास M1 M2 एक परावर्तक सतह है, मतलब इसका दूसरा भाग जो है ना वो पॉलिश हो गया, नीचे वाला भाग, ये वाला भाग पॉलिश है। माना M1 M2 आपके पास क्या है, एक परावर्तक पृष्ठ, इसको क्या बोलते हैं, परावर्तक पृष्ठ। ये आपकी होगी बेटा परावर्तक सतह या पृष्ठ। इसके ऊपर हमने एक तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र आपतित किया है। हमने इसके ऊपर एक समतल तरंगाग्र आपतित किया है और समतल तरंगाग्र को AB से निर्देशित किया। आपने समतल तरंगाग्र ऐसे दिखाया होता है, किसी कोण से आपतित किया आपने, इसको आपने AB से निर्देशित किया। ये माध्यम, ठीक है ना, ऊपर वाला माध्यम अलग, नीचे वाले माध्यम की हमें जरूरत ही नहीं है। इसको बोलते हैं समतल तरंगाग्र और ये आपका आपतित है, तो इसको बोला गया है आपतित समतल तरंगाग्र। आपतित समतल तरंगाग्र। समतल तरंगाग्र किसी कोण से आपतित किया, ठीक है ना। आपतित समतल तरंगाग्र कितने कोण से आपतित किया, तो सबसे पहले हमने एक, देखो इसकी एक तरंग तो यहां पहुंच चुकी, एक तरंग तो ए पर पहुंच चुकी, कितने कोण से आपतित हुई उसके लिए आप यहां पे अभिलंब खींचो, ठीक है ना। अभिलंब N1, अभिलंब वो है आपतित किरण के बीच जो कोण होता है उसको आपतन कोण बोलते हैं। ये वाला कोण I होगा, ये वाला कोण क्या होगा, I, ठीक है। ध्यान से देख, ये वाला कोण I है, तो एक प्रकाश किरण तो यहां पहुंच चुकी A पर, जितने समय में ये परावर्तित होकर इधर जाएगी उतने समय में B डैश पे पहुंचेगी, क्योंकि माध्यम एक ही है, माध्यम आपका एक ही है। तो जितनी दूरी या जितने समय में ये प्रकाश किरण यहां पहुंची है, परावर्तित होकर इधर जाएगी उतने समय में ये वाली प्रकाश किरण यहां पहुंचेगी। ये वाला कोण I है, ठीक है ना। मैं आपसे पूछूं ये वाला कोण कितना होगा, ये लंबवत है यहाँ पे, अभी अपन बात करेंगे। तो मैं बोलूं कि B वाली जो है किरण वो B डैश पे यहां पहुंचती है जितने समय में B प्रकाश किरण, ये वाली प्रकाश किरण B से B डैश पे पहुंचती है, ये वाली परावर्तित होकर इधर आ जाती है, ये वाली परावर्तित होकर इधर चली जाती है। और कितने कोण से परावर्तित होगी, R से, ठीक है। ये वाला कोण I, तो मैं आपसे पूछूं ये वाला कोण कितना होगा, ये लंबा 90 डिग्री कोण है, ये वाला B जो है वो 90 डिग्री कोण है। ध्यान से देख, ये वाला कोण 90 डिग्री, ये वाला I, तो ये 90 माइनस I और ये 90 माइनस I है, तो ये और ये आपस में लंबवत, तो ये वाला कोण I होगा। ये वाला कोण कितना होगा, I, आपतन कोण I के बराबर। अब देखो ये जो है ना, जितने समय में, मान लो T समय में ये यहां से यहां तक पहुंची, उतने समय में ये यहां से यहां तक पहुंची, ठीक है ना। अब देखो ये भी तो अपवर्तित होगी, सॉरी परावर्तित होगी, ये प्रकाश किरण भी, तो यहां पे पहले अभिलंब खींच लो N2, ठीक है। और ये परावर्तित होके इस तरफ जाएगी, तो ये जो है ना B डैश, ये AB आपका आपतित समतल तरंगाग्र होगा, ये परावर्तित होके इधर गई, ठीक है ना। कितने कोण से परावर्तित होगी, R से, ये वाला कोण R। ये B, ये A, ये A डैश। जितने समय में ये वाली प्रकाश किरण A से परावर्तित होकर A डैश पर पहुंचती है, उतने समय में B से ये वाली प्रकाश किरण जो है B डैश पर पहुंचती है, तो समय बराबर है। इसको बोला जाएगा B डैश को या A डैश B डैश को हम बोलते हैं परावर्तित तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र, परावर्तित समतल तरंगाग्र,
परावर्तित समतल तरंगाग्र। ये वाला कोण r, तो ये 90 माइनस r, और ये 90 माइनस r, तो ये और ये भी लंबवत, तो ये वाला कोण क्या हो गया r। अपने को i बराबर r प्रूफ करना है, अपने को i बराबर r प्रूफ करना है। ये आपका हो गया परावर्तित समतल तरंगाग्र और ये आपका हो गया आपतित समतल तरंगाग्र। ठीक है ना। आप समझो, माना एक समतल तरंगाग्र AB, एक समतल तरंगाग्र AB किसी परावर्तक पृष्ठ AB पर I कोण से आपतित होता है, I कोण से आपतित होता है तथा स्मॉल r कोण से परावर्तित होता है। I कोण से तो आपतित हुआ, ठीक है ना, आपतन कोण I है, तथा r कोण से परावर्तित होता है। यह हमने माना कि I से आपतित हुआ, r से परावर्तित हुआ। आपका माध्यम एक ही है, एक ही माध्यम में आपतन और परावर्तन हो रहा है, ये तो परावर्तन का नियम है। तो इसमें ध्यान से देखो, जितने समय में, माना t समय में, माना स्मॉल t समय में A से A किरण, इसको किरण मानेंगे अपन, ठीक है ना। माना t समय में A किरण परावर्तित होकर A डैश पर पहुंचती है, उतने ही समय में B किरण, उतने ही समय में B किरण जो है B डैश पर पहुंचती है, B डैश पर पहुंचती है। ठीक है। अब देखो हम दो त्रिभुजों की बात करेंगे, A B B डैश, त्रिभुज A B B डैश वह त्रिभुज A A डैश B डैश, A A डैश B डैश से दोनों त्रिभुजों को सर्वांग प्रूफ करना है। देखो ध्यान से, ये वाला कोण 90 डिग्री इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का ये वाला कोण 90 डिग्री, एक तो समकोण हो गया। दूसरा, ये वाली भुजा जो है A A डैश वो B B डैश के बराबर होगी, क्योंकि समान माध्यम एक ही माध्यम में दोनों जो प्रकाश किरणें हैं वो समान चाल से चलती है, तो ये दूरी भी बराबर होगी। जितने समय में ये यहां से यहां तक पहुंच रही है, उतने समय में ये वाली किरण यहां से यहां तक पहुंच रही है। तो पहला पॉइंट इसमें A A डैश बराबर B B डैश, A A डैश बराबर B B डैश, इन दोनों त्रिभुज की ये दोनों भुजा बराबर होंगी। इसका कारण क्या है कि एक ही माध्यम में दो प्रकाश किरणों की चाल समान होती है। ऐसा लिखो ब्रैकेट में, एक ही माध्यम में, मीडियम से में दोनों प्रकाश किरणों की चाल समान होगी, चाल समान होगी। अगर चाल समान है, समय बराबर ले रही t समय में, तो समान चाल समान t में समान दूरी तय होगी, एक चीज। दूसरा पॉइंट, कोण A B B डैश, A B B डैश बराबर कोण A A डैश B डैश, कोण A A डैश B डैश समकोण है, बराबर 90 डिग्री समकोण है। ठीक है ना, ब्रैकेट में लिख सकते हो 90 डिग्री या समकोण, ये भी हमें समझ में आ गया 90 डिग्री 90 डिग्री। और ये वाली भुजा तो कॉमन है, A B डैश, तीसरी जो है उभयनिष्ठ भुजा है, A B डैश दोनों त्रिभुज के लिए उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा A B डैश जो है वो आपकी क्या हो गई बेटा, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, ये उभयनिष्ठ है दोनों के लिए, इस त्रिभुज के लिए भी और किसी त्रिभुज की दो भुजा एक कोण बराबर हो या दो कोण एक भुजा बराबर हो,
तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांशम। क्या बोलेंगे? इसलिए त्रिभुज ए बी बी डैश व ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश सर्वांशम होंगे और त्रिभुज सर्वांशम होते हैं तो सारे कोण और सारी भुजा बराबर। तो इस त्रिभुज का ये वाला कोण I जो है वो इस त्रिभुज के इस वाले कोण R के बराबर होगा। अगर त्रिभुज सर्वांशम है इसलिए कोण I बराबर कोण R। यही तो परावर्तन का नियम है, मुझे यही तो प्रूफ करना था। कोण I बराबर कोण R, ये प्रूफ हो गया। आपतित समतल तरंगाग्र, परावर्तित समतल तरंगाग्र और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, दूसरा नियम। तथा आपतित समतल तरंगाग्र परावर्तित तरंगाग्र व अभिलंब एक ही तल में है। ये बेटा हमने हाइगन के सिद्धांत के द्वारा, हमने जो हमारा तरंगाग्र लेके हाइगन के सिद्धांत के द्वारा परावर्तन के नियम की व्याख्या कर ली। यही परावर्तन का नियम होता है बेटा, ठीक है, जो हम 11th चैप्टर में डिस्कस करके आते हैं। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।